राधिका जी कैमरा ऑन कर लीजिए और ओपनिंग से स्टार्ट कर दीजिए। जी। लेंगे लंबी गहरी सांस। एक लंबी डीप ब्रीथिंग के बाद हम सब आपस में प्रार्थना करेंगे कि सबका नेट और जीआरएफ क्लियर हो। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू राधिका जी। जितनी भी पहली क्लासेस हुई है सभी को समझ आ गया है, किसी कोई डाउट तो नहीं है पहली वाली क्लासेस में? बता दीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार बता दीजिए मेरी आवाज सही आ रही है, कम तो नहीं आ रही है? नहीं मैम, क्लियर है। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी जी मैम। थैंक यू। सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी तो थोड़ा नोट करते रहिएगा जो जो इम्पोर्टेंट होगा। पूरा मत लिखने लगेगा, नहीं तो फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है, फिर समझ नहीं पाते हैं। बाकी मैं आपको इसकी स्लाइड भेज दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। जो हमारी टीचिंग होती है, या हिंदी में जैसे हम शिक्षण कहते हैं, उसको कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, तो उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले है टीचर, यानी अध्यापक किस तरह से हमारे शिक्षण को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद होगा लर्नर, यानी शिक्षार्थी। फिर सपोर्ट मटेरियल, जिसे हम कहते हैं सहायक सामग्री। सपोर्ट मटेरियल वो होता है जिसे हम पढ़ाते समय अपने, जैसे मान सकते हैं कि जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, चार्ट मॉडल, ऐसी ऐसी जो चीजें होती हैं जो हमारी टीचिंग में हेल्प करती है, उसे हम सपोर्ट मटेरियल कहते हैं। ठीक, उसके बाद है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, यानी अनुदेशात्मक सुविधाएं, जो हमें इंस्टीट्यूट द्वारा दी जाती है एक टीचर को। ठीक, उसके बाद है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी शिक्षण अधिगम वातावरण। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशन, यानी संस्था, कि जो एक संस्था होती है जिसे हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ भी कह सकते हैं, तो वो किस प्रकार से हमारे शिक्षण को प्रभावित करती है। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे टीचर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, यानी शिक्षक प्रशिक्षण या अनुभव। हाँ, सबसे पहले देखते हैं टीचर यानी शिक्षक। एक शिक्षक किस प्रकार से हमारी टीचिंग को प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। इसमें क्या है, इसमें देखते हैं, टीचिंग इज एन आर्ट एंड क्वालिटी ऑफ टीचिंग डिपेंड्स अपॉन द डेडिकेशन, लव एंड डिवोशन ऑफ द टीचर टुवर्ड्स द सब्जेक्ट।
यानी हिंदी में क्या है कि शिक्षण एक कला है और शिक्षण की गुणवत्ता विषय के प्रति शिक्षक के समर्पण, प्रेम और समर्पण पर निर्भर करती है। देखो, ये तो आप सभी को पता ही है कि जो एक हमारा शिक्षण होता है वो कला होता है। तो जो शिक्षण की गुणवत्ता होती है वो निर्भर करती है शिक्षक के प्रेम में, मतलब प्रेम में कैसे, विषय के प्रति प्रेम में, ठीक है, या उसके प्रति समर्पण में। कैसे? सबसे पहले तो अगर मान लो कोई किसी सब्जेक्ट का टीचर है, मान लो हिंदी की कोई अध्यापक है या अध्यापिका है, ठीक है, तो उनका अपने सब्जेक्ट के प्रति यानी उनका अपने पर्टिकुलर विषय के प्रति प्रेम होना चाहिए और उसके ऊपर समर्पण भी होना चाहिए। अगर उनका अपने सब्जेक्ट के प्रति ही प्रेम नहीं होगा तो वो उसको दूसरों को पढ़ा नहीं पाएंगे और सीखने वाले भी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि टीचर ही अच्छे से नहीं करवा रहे, उनका समर्पण ही नहीं है अपने विषय के प्रति। ठीक, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अगला है टीचर्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यू टू पुअर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में सेवरली अफेक्ट टीचिंग, यानी हिंदी में देख लेते हैं, खराब वैचारिक स्पष्टता के कारण शिक्षक में आत्मविश्वास की कमी शिक्षण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। कैसे? कि अगर किसी टीचर को अपने सब्जेक्ट की ही डीप नॉलेज नहीं है, पूरा उसको पता नहीं है, तो पहले तो वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा, पहली बात, और दूसरा उसमें आत्मविश्वास भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक उसको ये पता नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं आता है, कैसा भी, तब तक वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। और अगर उससे कोई बच्चे प्रश्न पूछेंगे उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड डीप में, तो वो उसका उत्तर अच्छे से नहीं दे पाएगा। इसी वजह से भी उसके अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी रहेगी। तो ये भी इसके अंदर एक फैक्टर आ जाता है। ये वाली स्लाइड क्लियर है? हेलो? यस मैम। जी मैम। जी। ठीक है। हाँ जी, अभी देखते हैं द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। शिक्षक से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक दिए गए हैं निम्नलिखित। सबसे पहला इसमें है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी विषय वस्तु का ज्ञान। जो भी उनका सब्जेक्ट है उनका उसको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द कंटेंट, यानी सामग्री का गहन ज्ञान। जैसे हमने पहले भी देख लिया कि उनको अपने सब्जेक्ट की बिल्कुल डीप में नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो दूसरों को भी अच्छे से समझा पाएंगे और अगर उससे रिलेटेड कोई प्रश्न उनसे पूछता है तो उसका भी वह बिल्कुल सही उत्तर दे पाएंगे। नहीं तो क्या पता अगर किसी चीज की उनको डीप नॉलेज ना हो तो वो उसका उत्तर सही से ना दे पाए या क्या पता गलत दे दे, अगर डीप नॉलेज ना हो तो यानी कि ये चीज टीचर में होनी चाहिए कि उसको अपनी विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये हो गया पहला पॉइंट। अगला है टीचिंग स्किल्स, यानी शिक्षण कौशल। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? एक्सप्लेनेटरी स्किल्स, यानी व्याख्यात्मक कौशल। ठीक, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रस्तुति कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल, और उसके बाद बिहेवियरल स्किल्स, यानी व्यवहार कौशल। ये सारी चीजें होनी चाहिए, टीचर में होनी चाहिए, बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले है एक्सप्लेनेटरी, यानी किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, या उसमें कौशल हम कह सकते हैं, वो होना चाहिए। क्योंकि उसको तो पता है, उसको किसी भी चीज के बारे में, मान लो हमें अपनी धरती के बारे में किसी को समझाना है, टीचर को पता है लेकिन स्टूडेंट तो नया है ना, उसके लिए तो कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। तो टीचर को चाहिए कि उसके पास ऐसा कौशल हो जो किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके, समझा सके, है ना। उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन स्किल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रस्तुति कौशल। इसमें आता है कि एक टीचर में, हाँ, प्रस्तुत करने की कौशल भी होनी चाहिए, प्रस्तुत करने का कौशल होना चाहिए। कैसे? कि जो भी उसने तैयार किया है, अपना जो भी उसका लेसन प्लान है, तैयार तो कर लिया, लेकिन उसको क्लास के सामने, बच्चों के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, उसका एक तरीका होता है, एक अपना कौशल होता है। तो वो भी एक टीचर में होना चाहिए कि कब क्या करना है। जैसे इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें पढ़ाना है भूगोल के बारे में, ठीक,
तो किसी क्लास को अगर भूगोल के बारे में पढ़ाना है तो हमने एक लेसन प्लान तैयार कर लिया टीचर होने के नाते, ठीक। उसके बाद जब हम क्लास में जाएंगे तो हम सीधे ही पढ़ाने नहीं लग जाएंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे कि आज का हमारा टॉपिक ये है, ठीक। उसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि आप लोग इसके बारे में क्या क्या जानते हो। तो उनकी हम पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे, यानी पूर्व ज्ञान का आकलन करेंगे कि उनको कितना पूर्व ज्ञान है। उस हिसाब से हम आगे स्टार्ट करेंगे। फिर लास्ट में डिस्कशन होगा, उनके कुछ प्रश्न होंगे, उसका हम उत्तर देंगे और उनको कुछ होमवर्क देंगे घर के लिए काम करके लेके आने के लिए, ठीक। तो इस प्रकार से ये आ जाता है प्रस्तुति कौशल में। उसके बाद होता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संचार कौशल। कम्युनिकेशन तो हमें पता ही है कि हमें अपने विचारों को दूसरों तक कैसे ले जाते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो टीचर में भी ये स्किल होनी चाहिए कि उसको अपनी नॉलेज को बच्चों को कैसे ट्रांसफर करना है, उनसे किस प्रकार से संचार करना है, ये कौशल उसमें होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आता है बिहेवियरल स्किल यानी व्यवहार कौशल, कि एक अध्यापक होने के नाते उसका क्लास में और क्लास के बाहर भी कैसा व्यवहार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्लास में तो टीचर को देखते ही हैं, साथ ही साथ बाहर उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि ये किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, तो वो सही होना चाहिए, ठीक। ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर? यस। जी मैम। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी शैक्षिक योग्यता। इसमें क्या आता है, मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन एज पर सेट द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉलोड बाय द एजुकेशन बोर्ड। यानी क्या कह रहे हैं ये कि शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार योग्यता का न्यूनतम स्तर होना चाहिए। मतलब जो भी हमारा एजुकेशन बोर्ड है उसने जो जो क्या कहते हैं मानदंड निर्धारित किए हैं या मानक निर्धारित किए हैं, उसके हिसाब से एक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। मान लो जैसे होता है कि हमें कोई जैसे हर स्टेट का अलग अलग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो वो उसका क्लियर होना चाहिए। वो अपने स्टेट का भी अलग अलग होता है, सेंटर का भी होता है जिसे हम सी टेट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो योग्यता है ये इसमें इतनी मतलब उसकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए जितनी दी है मिनिमम लेवल, ठीक है। उसके बाद है एक्सपीरियंस यानी अनुभव। मोर अवेयरनेस इन डेप्थ नॉलेज बिल्ड्स अ पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ द टीचर अमंग द स्टूडेंट्स। यानी अधिक जागरूकता गहन ज्ञान छात्रों में शिक्षक के प्रति सकारात्मक धारणा का निर्माण होता है या करता है। कैसे? देखो, पहली बात तो अवेयरनेस यानी अपने विषय के प्रति जो हमें पढ़ाना है उसके प्रति एक शिक्षक का जागरूक होना बहुत जरूरी है कि उसमें नए नए क्या शोध हो रहे हैं और वो उनको बच्चों तक पहुंचाए, ठीक। उसके बाद है गहन ज्ञान यानी कि उसको बिल्कुल डीप नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। ये हमने पहले देख लिया कि क्यों होनी चाहिए, उसका क्या आगे महत्व है टीचिंग में, है ना। इस वजह से क्या होता है कि अगर टीचर के पास एक्सपीरियंस है तो बच्चों में कहीं न कहीं ये धारणा बनती है कि शिक्षक अच्छा ही पढ़ाएगा, कि इनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो इनको पढ़ाने का एक अच्छा तरीका पता होगा, अपने सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज होगी और जागरूक होंगे अपने सब्जेक्ट के प्रति, तो ये हमें अच्छा पढ़ाएँगे। तो इस तरह से एक जो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वो बच्चों का टीचर के प्रति होता है। ये वाली स्लाइड क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? हेलो? नो मैम। ये लास्ट वाला नो एक बार मैम। फिर से बताइए थोड़ा। कौन सा? ये एक्सपीरियंस। अच्छा, ठीक है। देखो इसमें क्या है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से हम ऐसे समझ सकते हैं ना, देखो एक तो होगा नया टीचर, कोई नया नया टीचर बना है, और एक होगा जो काफी सालों से पढ़ा रहा है। तो जो एक नया टीचर होता है जब तक वो पढ़ाता नहीं है तो बच्चों के मन में एक धारणा सी ऐसी बनी रहती है कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या पता ये उतना सही से हमें ना पढ़ा पाए। लेकिन जो बहुत सालों से पढ़ा रहा होता है उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है पढ़ाने का, तो बच्चों के मन में उनके प्रति एक सकारात्मक धारणा बनती है कि ये इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इनको उस चीज का एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत हमें अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, कि बच्चों के मन में उन टीचर के प्रति एक मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण होता है जिनके पास अनुभव होता है ज्यादा, ठीक। ओके। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं।
ये इसी के साथ है टीचर वाले में, ठीक है। फिर आता है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो खुद का अनुशासन, कि टीचर खुद भी अनुशासित होना चाहिए, उसमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो अनुशासित रहे हर समय हर जगह पर, कि किस तरह से उसको बिहेव करना है सबके सामने। और दूसरा है क्लास में कैसे उसको अनुशासन बनाए रखना है। देखो, क्योंकि हमें पता है कि क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, बहुत ही तरह के होते हैं, अलग अलग प्रकार के सभी होते हैं। कुछ होते हैं जो ठीक ठीक होते हैं, मतलब पढ़ने में भी ठीक होते हैं, ज़्यादा क्लास को डिस्टर्ब भी नहीं करते, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्लास को बुरी तरह से डिस्टर्ब करते हैं। उनको बस मान लो पढ़ाई नहीं करनी है तो वो औरों को भी परेशान करते हैं, औरों को भी नहीं पढ़ने देते और खुद तो पढ़ते ही नहीं है, ठीक। तो उस समय पर टीचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो क्लास का अनुशासन बनाए रखे। उसको उन्हें चुप कराना आना चाहिए, या अगर वो नहीं मान रहे हैं तो एक प्रॉपर कह सकते हैं कि उनका कैसे उनको चुप कराना है, तो इसके लिए क्या करना है ये उसको सब पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि बहुत उनको पीट दिया, ये सब तो गलत चीजें हैं आज के टाइम में, ठीक। तो उनको क्या कर सकते हैं, उनको हम पहले समझा सकते हैं, नहीं समझ रहे तो थोड़ी देर के लिए क्लास के लिए बाहर निकाला उनको 5 मिनट के लिए, उसके बाद अंदर बुलाया, फिर उनको समझाएं, ताकि क्लास का डिसिप्लिन एक बना रहे, ठीक। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी। हाँ जी। अगला है मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य। तो एक टीचर का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से उनके मतलब जो कह सकते हैं दिमाग सही नहीं है या मन सही नहीं है, कोई बहुत, क्योंकि सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है। तो ये नहीं होना चाहिए कि उनका मानसिक स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ा गया है और जिस वजह से उनका ध्यान टीचिंग पे अच्छे से नहीं लग पा रहा है। मतलब वो कोशिश कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं चीजें अफेक्ट कर जाती हैं, कि अगर कुछ घर पे सही नहीं चल रहा है तो उनके दिमाग में पढ़ाते समय भी घर की बात ही आ रही होगी, ठीक। तो एक जो अच्छा टीचर होता है उसकी मेंटल हेल्थ भी सही होनी चाहिए। फिर है एटीट्यूड यानी नजरिया। नजरिए को कैसे समझ सकते हैं हम, कि शिक्षण को प्रभावी और उत्पादक बनाने के लिए एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित दृष्टिकोण विकसित किए जा सकते हैं। तो कैसा होना चाहिए एक टीचर का एटीट्यूड। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एस्पेक्ट्स शुड बी गिवन एडुकेट वेटेज इन डेवलपिंग टीचर्स एटीट्यूड। इसमें एग्जाम्पल दिया है बीएड का, हिंदी में देख लेते हैं। शिक्षक के दृष्टिकोण को विकसित करने में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है इसमें बीएड का। देखो बीएड में क्या होता है, ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, ये ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें हमें देखना होता है, इसमें जो ट्रेनी होते हैं, जो मतलब कह सकते हैं भविष्य के होने वाले टीचर होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें जब टीचिंग प्रैक्टिस चलती है उनकी एक सेमेस्टर की 4-5 महीने की, तो उसमें उनको वैसी ही क्लासेस लगानी होती है जैसे कि एक टीचर लगाता है। उसका बिल्कुल एक टीचर की तरह रोल होता है। तो इस समय पे उसको पता चलता है कि कैसे क्लासेस लगानी है, कैसे उनके लेसन प्लान बनाने हैं, कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, कैसे चेक करने हैं, सब कुछ मतलब जो एक टीचर करता है वो सब उनको सिखाया जाता है। तो इसका विकास होता है बीएड के जरिए। तो उनका एटीट्यूड किस तरह से हो सकता है पढ़ाने के प्रति, ये सब बीएड में सिखाया जाता है। ये आ गया समझ। जी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा लर्नर यानी शिक्षार्थी, कि शिक्षार्थी कैसे प्रभावित करता है टीचिंग को यानी शिक्षण को, है ना। सबसे पहले इसमें मोटिवेशन यानी प्रेरणा, पॉजिटिव एंड इंथुसियास्टिक, सकारात्मक और उत्साही, मतलब उसकी प्रेरणा, कि उसमें अंदर से प्रेरणा होनी चाहिए सीखने की। सबसे पहले तो वो सकारात्मक होना चाहिए और उसमें उत्साह भी होना चाहिए। देखो अगर किसी बच्चे में अंदर से ही प्रेरणा नहीं है सीखने की, तो क्लास में भी ऐसे ही बैठा रहेगा, ना तो उसका ध्यान होगा जो टीचर पढ़ा रहा है, ना ही वो और चीजें करेगा जो उसको टीचर करने के लिए कहेगा, कि ये पढ़ के लेके आओ, वो पढ़ के लेके आओ, वो ये सब कुछ नहीं करेगा। तो एक उसके अंदर कह सकते हैं नकारात्मक प्रवृत्ति रहेगी अगर उसमें प्रेरणा नहीं होगी तो। पर इसके विपरीत अगर उसमें प्रेरणा होती है पढ़ाई के प्रति कि मुझे कुछ सीखना है, पढ़ना है, तो वो अंदर से सकारात्मक होगा और उसमें एक उत्साह होगा कि मुझे कुछ नया सीखना है। तो इसलिए वो उस चीज के लिए यानी सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो एक शिक्षक की जो
गुण है वो होना चाहिए उसमें कि मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर मोटिवेशन होगी तो वह सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा पढ़ाई को, और अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा उनकी पढ़ाई को। ठीक है, अगला पॉइंट है वो है इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता। इसमें क्या है, अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट बेसिक्स नीड्स टू बी क्लियर विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यानी किसी भी अवधारणा को समझने के लिए मूल बातें स्पष्ट होनी चाहिए जो छात्रों से अपेक्षित है। ठीक है, इसमें क्या आता है बुद्धिमत्ता से, मतलब जो भी अगर हम कुछ नया शुरू करते हैं तो उसकी जो बेसिक चीजें होती है एक स्टूडेंट होने के नाते हमें वो आनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। मान लो कोई बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो 6th क्लास में उसने पढ़ा है वो उसके लिए एक बेस हो गया पढ़ाई का, तो वो उसको आना चाहिए, मतलब उसकी बुद्धि इतनी होनी चाहिए कि जो उसने पहले पढ़ा है वो उसके दिमाग में क्लियर है, ताकि जो वो आगे का सीखने वाला जो उसका है या पढ़ने वाला जो भी चीज है वो उसको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, फिर है प्रायर नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान, फाउंडेशन फॉर एब्जॉर्बिंग द न्यूली टॉट कॉन्सेप्ट्स इन जनरल, यानी सामान्य रूप से नई सिखाई गई अवधारणा को आत्मसात करने की नींव है। क्या है, पूर्व ज्ञान। देखो इसमें भी ऐसे ही है, जो पहले वाली होगी बुद्धिमत्ता, इसको लगभग वैसे ही समझ सकते हैं कि उनका पूर्व ज्ञान कितना है। अगर कम है ज्यादा है उस हिसाब से ही टीचर अपने मेथड सोचता है और आगे की पढ़ाई के लिए उनको, मतलब एक जो लेसन प्लान बनाना होता है, आगे प्लानिंग करनी होती है, वो उस हिसाब से करता है कि बच्चों का पूर्व ज्ञान कितना है, वो उससे आगे ही शुरू करता है जितना उनको पूर्व ज्ञान है। अगर कुछ नहीं है तो उनको बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये वाली स्लाइड क्लियर है? जी यस मैम। ठीक, हाँ जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट, अटेंशन एंड इंटरेस्ट यानी ध्यान और रुचि। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स शुड परस्यू द कोर्सेज इन विच दे हैव एन इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट इन द टॉपिक बीइंग टॉट होल्ड्स द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड। यानी क्या कह रहे हैं, हिंदी में देखते हैं, छात्रों को वही पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो। पढ़ाए जा रहे विषय में रुचि लंबे समय तक शिक्षार्थियों का ध्यान खींचती है। कैसे? पहली बात, मान लो इसको अलग एग्जांपल से समझते हैं, मान लो किसी को मूवीज देखने का शौक है, तो वो कहीं ना कहीं उसका ध्यान खींचेगी, कोई नई मूवी आई है तो जो जिसको शौक होगा उसका ध्यान खींचेगी वो, और वो उसको इंटरेस्ट के साथ देखेगा। तो इस वजह से वो क्या क्या कर सकता है कि बहुत सारी मूवीज देख ले बहुत कम टाइम में, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट है। अब इसको अगर पढ़ाई के रूप में देखें, मान लो किसी को ड्राइंग अच्छी लगती है किसी स्टूडेंट को, ठीक, तो उसका ड्राइंग की क्लास में सबसे पहले तो ध्यान होगा, पूरा ध्यान ड्राइंग की क्लास में ही होगा, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट है, और इसी इंटरेस्ट की वजह से वह लंबे समय तक उसमें रुचि बना पाएगा और उसको अच्छे से सीख पाएगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? जी। जी। ठीक है, अगला है गोल सेटिंग एंड एस्पिरेशन यानी लक्ष्य निर्धारण और आकांक्षा। लर्नर शुड हैव अ सेट टारगेट एंड गोल फ्रॉम द लर्निंग प्रोसेस, यानी सीखने की प्रक्रिया से शिक्षार्थियों के पास एक निर्धारित लक्ष्य लक्ष्य होना चाहिए। मतलब कि अगर बच्चा है या लर्नर है वो कुछ सीख रहा है, तो उस टाइम पे उसके मन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इतने समय में ये चीज सीखनी है या मुझे ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि अपने अपने हिसाब से फर्स्ट क्लास का बच्चा उसका एक अपने लक्ष्य होगा, मान लो उसको काउंटिंग याद करनी है तो उसका वो लक्ष्य है, तो जो उसे अगली क्लास का होगा उसका अपना लक्ष्य होगा। तो जिस जिस क्लास में बच्चे हैं जिस जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से उनका एक लक्ष्य होना चाहिए कि जौन सी वो पढ़ाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका एक निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, समझ आया? हेलो? जी। जी ठीक है, आगे बात करते हैं सपोर्ट मटेरियल यानी सहायक सामग्री। ये क्या होता है, सपोर्ट मटेरियल इज वेरी एसेंशियल विच अफेक्ट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी सहायक सामग्री बहुत आवश्यक है जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है।
ठीक है। फिर है द सपोर्ट मटेरियल एम टू सपोर्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन अचीविंग द लर्निंग आउटकम्स ऑफ एनी सब्जेक्ट, यानी सहायता सामग्री का उद्देश्य किसी भी विषय के सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में शिक्षकों और छात्रों का समर्थन करना है। देखो इसको कैसे समझ सकते हैं हम। जो एक शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसको समझ सकते हैं ऐसे कि पहले के टाइम पे चॉक डस्टर होता था, अभी वो नहीं होता है। अभी ब्लैक वो होते हैं, ग्रीन बोर्ड होता है या व्हाइट बोर्ड होता है, तो उसके ऊपर मार्कर से लिखना होता है। तो ये भी एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री हो गई कि मान लो अगर किसी टीचर को, मैथ्स के टीचर को कुछ चीज उसको लिख के ही करनी पड़ रही है, तो अगर उसके पास वो ब्लैक बोर्ड और चॉक नहीं है तो उसकी टीचिंग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी, क्योंकि वो बच्चों को समझा ही नहीं पाएगा। जो चीज़ लिख के ही समझ आने वाली है वो उनको बोल के समझ नहीं आएगी। या फिर मान लो हमें किसी बच्चे को पढ़ाना है, भारत के नक्शे के बारे में बताना है, तो यदि टीचर के पास वो भारत का नक्शा ही उपलब्ध नहीं है तो बच्चों को नहीं समझा पाएगा। वो बोल के कितना ही बोलेगा कि देखो यहाँ पे ये वाला स्टेट है, फिर उसके बगल में ये है वो है। तो इस तरह से बच्चों के जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, उनकी लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो एक सहायक सामग्री का भी बहुत बड़ा रोल होता है टीचिंग में। ठीक है, ये क्लियर है ये वाली स्लाइड? जी मैम। हेलो, हाँ जी। इसी में और है सपोर्ट मटेरियल इन टीचिंग आर इफेक्टिव टूल्स फॉर। ठीक है, मतलब जो शिक्षण में सहायक सामग्री है वो निम्नलिखित के लिए प्रभावित है। किसके लिए है? असेसमेंट एंड स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों का मूल्यांकन और अंक के लिए। वो तो है ही कि अगर एक अच्छा सपोर्ट मटेरियल होगा, मतलब शिक्षण सहायक सामग्री होगी टीचर के पास, तो बच्चे चीजें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सीख पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें सुन के उतनी नहीं समझ आती है, जो देख के समझ आती है। तो ये प्रभावित करेगा बच्चों के जो इवैल्यूएशन होगा या असेसमेंट मूल्यांकन जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड लेसन प्लान, यानी शिक्षण रणनीतियां और पाठ योजना। एक मतलब प्रॉपर टीचिंग एड होने की वजह से वह जो हमारी लेसन प्लान होगा टीचर वो उसी तरीके से बनाएगा कि हमें इसके बाद एक टीचिंग एड यूज करनी है, तो हम उस तरह से अपने लेसन प्लान को बनाएंगे। मान लो हमें कहीं प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें वो स्लाइड से पढ़ाना है, तो हम उसके लिए एक प्रॉपर स्लाइड बनाएंगे। और हमारा लेसन प्लान भी वैसे ही है कि कल की क्लास में हमें बुक से नहीं पढ़ना है, हमें बच्चों को स्लाइड से पढ़ाना है, प्रोजेक्टर की मदद से पढ़ाना है। तो वो उस तरह से ही शिक्षण अपनी रणनीतियां बनाएंगे या लेसन प्लान जिसे हम कह सकते हैं वो बनाएंगे। ठीक, उसके बाद है इफेक्टिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टूल्स, यानी पारंपरिक एवं आधुनिक उपकरणों का प्रभावी उपयोग। ये एक अलग टॉपिक है हमें, तो ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब ये टॉपिक आएगा। तो इसके अलावा बाकी जो है वो पॉइंट्स क्लियर है इस वाली स्लाइड में? जी मैम। ठीक है, मैम एक बार ये छात्रों का मूल्यांकन बताना। हाँ जी बताती हूँ। ठीक है, तो जैसे सपोर्ट मटेरियल, ये समझ आ गया आपको सपोर्ट मटेरियल्स क्या होते हैं? यस मैम। हाँ जी बताइए क्या होते हैं, एक बार बता दीजिए आप। मैम ये जैसे डस्टर, चौक, मैप्स वगैरह। हाँ जी, ठीक है। तो अगर मान लो हम बात करते हैं, मान लो हमें पढ़ाना है बच्चे को, वही एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, वही नक्शे वाला। हमें बच्चे को पढ़ाना है भारत के नक्शे के बारे में, मतलब भारत के बारे में। तो उसका नक्शा हमारे पास नहीं है, मानचित्र नहीं है हमारे पास। तो जो बच्चों का स्कोर होगा वो कम आएगा, क्योंकि उसको वो चीज़ समझ ही नहीं आई है। अगर उसको पेपर में ऐसे ही दे दिया जाए भारत का मानचित्र किस में भरो, कि भरो इसमें उत्तर प्रदेश कहाँ पर है या फिर अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो उसको बोल के बताया गया है, वो चीज़ उसको समझ आई ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा दूसरे बच्चे जो ऐसे हैं जिनको हमने एक मानचित्र की सहायता से पहले क्लास में प्रॉपर पढ़ाया है कि देखो यहाँ पे ये वाला स्टेट है, यहाँ पे ये वाला है, तो वो एग्जाम में उस चीज को अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि वो उसने देखा है। जिस तरीके से वो उसको पढ़ाना था वो उसने पढ़ा है, क्योंकि वो देख के ही होना था। तो ये प्रभावित करेगा छात्रों के अंकों को। ठीक है, समझ आया? यस मैम। हाँ जी। अगला पॉइंट है हमारा इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, यानी अनुदेशात्मक सुविधाएं। इसमें क्या आता है? इट असिस्ट एन इंस्ट्रक्टर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षक की सहायता करता है। जो हमारा अनुदेशात्मक सुविधाएं होती है, इन्हें हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमें
जैसे इंस्टीट्यूट द्वारा दी जाती हैं। इसमें हम इस तरह से देखो, पहला इसमें एग्जांपल आ जाएगा। जैसे पहले के ज़माने में हम लोग बैठते थे, वो बेंच नहीं होते थे, पहले टाट पे बैठते थे, ठीक है? तो अब जैसे-जैसे डेवलपमेंट हो रही है, तो बच्चे बेंच पे बैठते हैं। अब ब्लैक बोर्ड और चॉक नहीं होती है, अब व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड या हमारे पास क्या कहते हैं उसको, मार्कर होता है, ठीक? तो जो हमें एक यूनिवर्सिटी या फिर अपने स्कूल के द्वारा जो सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, वो सब इसमें आ जाती है। इसमें और चीज़ें भी आ सकती है, जैसे कि कोई लैब हो सकती है या लाइब्रेरी हो सकती है, जो अलग-अलग सुविधाएँ हैं बच्चों के पढ़ने के लिए जो ज़रूरी होती हैं, ठीक है? फिर इसमें होता है इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स सच एज़ डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन, relieving anxiety, helping learners to improve reading comprehension skills, illustrating और reinforcing a skill, presenting information in an effective way। यानी क्या कह रहे हैं, हिंदी में देखते हैं। इसके कई लाभ होते हैं, ठीक? जैसे निर्देश को अलग अलग करना, चिंता से राहत देना, शिक्षार्थियों को पढ़ने की समझ के कौशल को बेहतर बनाने में मदद करना, ठीक? और है किसी कौशल को चित्रित करना या सुदृढ़ करना और जानकारी को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना। वो तो होगा ही। अब देखो, सबसे पहले है कि इसमें, हाँ, चिंता से राहत देना। चिंता से राहत इस तरह से होगी कि टीचर को या बच्चे को कोई टेंशन नहीं रहेगी। मान लो हमारे पास लाइब्रेरी ही नहीं है, तो जो बुक्स उसमें होनी चाहिए थी, जो बच्चे को चाहिए या टीचर को चाहिए पढ़ाने के लिए और बच्चे को पढ़ने के लिए, वो है ही नहीं। अगर लाइब्रेरी है, तो जो-जो बुक्स चाहिए वो सारी लाइब्रेरी में होंगी, तो वो चिंता मुक्त रहेंगे कि उनको टेंशन रही नहीं रहेगी अब उस चीज़ की, हमें वो बुक्स चाहिए थी, वो थी नहीं। अभी लाइब्रेरी है, तो मतलब वो चिंता से मुक्त है। फिर है शिक्षार्थियों को पढ़ने की समझ के कौशल को बेहतर बनाने में मदद करना। क्योंकि जो हमें सुविधाएँ मिलेंगी, उस वजह से हम एक विद्यार्थी के रूप में देखें, तो हम अपनी समझ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या अपनी जो स्किल्स है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो अलग-अलग सुविधाएँ हमें देंगे, उससे हमें सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएँगे। उससे हमारा समय भी बचेगा और हम एक तरह से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बन जाएँगे कि हम कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। किसी कौशल को चित्रित करना या सुदृढ़ करना, ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं कि जो स्किल्स होती है हमारी, अलग-अलग स्किल्स बच्चों में डेवलप होंगी, है ना? फिर है जानकारी को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना। मान लो हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना है, अब हम उनको दिखाना है कि एप्पल कैसे होता है, उन्होंने कभी देखा नहीं है। तो उसको एक प्रभावी तरीके से हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, उसका हम उनको फ़ोटो दिखा सकते हैं, पिक्चर्स दिखा सकते हैं कि देखो एप्पल ऐसे होता है। तो वो उनके मन में उसकी एक इमेज छप जाएगी कि एप्पल ऐसे होता है। अगर वो चीज़ हम बोल के करते कि गोल-सा होता है, लाल रंग का होता है, तो वो शायद उनको उतना समझ नहीं आता, वो उतना प्रभाव नहीं पड़ता उनके मन पे उसका कि क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज़ उन्होंने देखी है, जो उनके पास सुविधा थी, उनके पास पिक्चर्स थी, वो सुविधाएँ दी गई थी, उन्होंने वो बच्चों को दिखाया, बच्चों को वो बहुत अच्छे से समझ आ गया। ये वाला क्लियर है? मैम यहाँ पे अनुदेशात्मक सुविधाएं की जगह संस्थागत सुविधाएं होंगी ना ये मैंने गूगल ट्रांसलेटर से किया था, ये उसमें ऐसा ही आया था। मैं इसको चेक कर लूँगी, मैं कल बता दूँगी आपको, ठीक है? क्योंकि ये संस्थागत सुविधाएं होती है, लाइब्रेरी हुआ, आपको प्रोजेक्टर है या फिर टू बेंच वगैरह, आपकी स्कूल का जो भी इंस्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये तो सारी संस्थागत सुविधाओं में आएंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैम। अच्छा ठीक है, मैं इसको ना चेक करके बता दूँगी, है ना? ये वाला। ओके मैम। मैडम ये हाँ, जैसे अनुदेशात्मक में एक गाइडलाइन होती है जैसे हर स्कूल की, कि इतने ईयर्स के बच्चे क्लास 1 में जाएंगे, इतने ईयर्स के बच्चे क्लास 2 में जाएंगे, और 17 से 18 वो शायद इसमें आएगा। और ये वाला जो आप बोल रहे हैं मैम, जो बोल रहे हैं अनीता मैम, कि ये संस्थागत रूप से टूल्स और ये सारी चीजें, तो संस्था एक स्कूल में क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड वो उसके बेसिस पे हम क्या उसको अच्छे से बच्चों को प्रेजेंटेशन दे सकते, वो होगा ना? ये मैं ना कल आपको चेक करके, मतलब अच्छे से चेक करके बता दूँगी, ठीक है? ये कल डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? हेलो? जी मैम। हाँ जी। Okay, ma'am. मैम हाँ जी, बोलिए।
सपोर्ट मटेरियल और इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, बताती हूँ। देखो, जो हमारा सपोर्ट मटेरियल है, सपोर्ट मटेरियल तो आ गई सहायक सामग्री। इसमें चीजें आएंगी जैसे हमारा वही आ गया, चार्ट हो गए, पिक्चर्स हो गए, ग्लोब हो गया, अलग अलग चीजें जैसे कह सकते हैं हाँ, ब्लैक बोर्ड, चौक हो गया, चौक डस्टर, ये सारी चीजें हो गई, ये सहायक सामग्री में आई। लेकिन जो हमारा ये है अनुदेशात्मक सुविधाएं, इसमें और चीज आती है। इसमें पूरा जैसे एक साइंस लैब आ गई, इसमें लाइब्रेरी आ गई, ये आ जाएगा। इसमें फर्क आ रहा है समझ दोनों में? अच्छा अच्छा जी मैम। हाँ जी। जो एक हमारी असिस्टर एंड इंस्ट्रक्टर, ऐसा बोल सकते हैं कि दिस हाँ फैसिलिटीज असिस्ट इंस्ट्रक्टर इन टीचिंग। हाँ जी, हाँ, तो जो हमारी वही होगी, जो सहायक सामग्री होगी वो टीचर खुद से यूज करेगा, लेकिन जो अनुदेशमा देशात्मक सुविधाएं होगी वो उसको इंस्टीट्यूट के द्वारा दी जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ जो पूछ रहे ओके थे? मैम। ओके मैम। हाँ। हाँ जी। फिर है हमारा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी शिक्षण अधिगम वातावरण, कि हमारा एक वातावरण कैसा होना चाहिए टीचिंग लर्निंग के लिए। ये पढ़ लेते हैं। The environment for the learning is well maintained by active participation in education, concentration of students, teachers focus on behavior of students, etc. यानी शिक्षा में सक्रिय भागीदारी, छात्रों की एकाग्रता, छात्रों के व्यवहार पर शिक्षकों का ध्यान आदि से सीखने का माहौल अच्छी तरह से बना रहता है। देखो, ये तो हमें पता ही है कि अगर हमें कुछ सीखना हो या सिखाना हो किसी को, तो उसका एक वातावरण होता है, एक सही वातावरण होता है। बिना सही वातावरण के ना हम कुछ दूसरों को सिखा सकते हैं, ना ही खुद वो चीजें सीख सकते हैं। तो अगर इस चीज को हम बाहरी रूप से देखें, ठीक, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर स्कूल हमारा ऐसी जगह पे है जहाँ पे बाहर से बहुत ज्यादा शोर है, गाड़ियों का शोर है या लोगों का शोर है, तो वहाँ पे जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए कि अगर हमारा स्कूल एक शांत जगह पे है जहाँ पे बाहरी ऐसा कोई व्यवधान नहीं है या कुछ शोर नहीं है, तो वहाँ पे हमारी जो सीखना और सिखाना है वो दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये हमारी बाहर की चीजें, अगर हम इसको बाहरी वातावरण के रूप से देखें। अब आंतरिक रूप से कैसे देखना है, तो इसमें के सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, दोनों की ही होनी चाहिए, टीचर की भी और स्टूडेंट की भी, कि टीचर भी उतना ही सक्रिय है जितना कि स्टूडेंट। तो एक अच्छा वातावरण बना रहता है कि मान लो अगर कोई टीचर आया, वो बैठ गया चेयर पे, फिर कह रहा है कि बच्चों को कि तुम खुद ही पढ़ लो, मेरा मन नहीं है आज पढ़ाने का, तो बच्चे कहाँ ही पढ़ेंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना। तो सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। या इसके अगर उल्टे में देखा जाए कि टीचर आ रहा है लेकिन बच्चों को ही नहीं पढ़ना है, तो एक अच्छा वातावरण नहीं बनेगा हमारी पढ़ाई के लिए, है ना। उसके बाद हम छात्रों की एकाग्रता, यानी कह सकते हैं इसको कंसंट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कि एकाग्रता होनी चाहिए। बिना एकाग्रता के वो नहीं सीख पाएंगे, उनका ध्यान ही नहीं है क्लास में, वो खिड़की से बाहर झांक रहे हैं, कि मान लो ग्राउंड पे कोई दूसरी क्लास चली है, वो खेल रहे हैं, तो उनका ध्यान उधर है, उनकी एकाग्रता वहां जा रही है सारी। तो जो क्लास में उनको सिखाया जा रहा है वो उसको नहीं सीख पाएंगे, तो प्रभावित होगी हमारी ये प्रक्रिया। फिर है छात्रों के व्यवहार पर, कि छात्रों का व्यवहार सही होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे उदंड बच्चे नहीं होने चाहिए कि जो खुद तो हो ही परेशान, साथ में औरों को भी परेशान करे, हमारे अध्यापक को भी परेशान करे, कि सबका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और पढ़ाई ना कर पाए वो लोग अच्छे से, ना टीचर पढ़ा पाए ना बच्चे पढ़ पाए। ठीक, उसके बाद है शिक्षकों का ध्यान आदि से सीखने का माहौल अच्छी तरह से बनता है। मतलब कि बच्चों का तो होना चाहिए ध्यान, पर शिक्षक का भी होना चाहिए कि वो क्या पढ़ा रहा है, किस हिसाब से उसको, कौन से लेवल के बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उनको समझाना है, किस तरह से उनको कंट्रोल करना है, एक हिसाब से अगर वो लोग मतलब उदंड हो रहे हैं तो। ठीक, ये वाला समझ आ गया, वातावरण वाला? यस मैम। ठीक है। आगे है हमारा इंस्टीट्यूशन यानी संस्था। इसमें आता है टीचर स्टूडेंट रेशो, यानी शिक्षक छात्र अनुपात। इसको इस तरह से समझते हैं, देखो मान लो हम एक क्लास में है 200 बच्चे और उनके लिए एक ही टीचर है, तो क्या उसमें शिक्षण अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक टीचर 200 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा?
ठीक है, नहीं पढ़ा सकता। उनको वो अटेंड नहीं कर पाएगा कि क्योंकि आपको समझ आया, आपको क्या नहीं समझ आया, उनके क्वेश्चंस ही खत्म नहीं होंगे। या फिर कह सकते हैं एक हिसाब से कि अगर उनके डाउट्स उनको लेने होंगे तो 200 डाउट्स लेने में उनके पूरा दिन निकल जाएगा। तो एक सही अनुपात होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना। हाँ, यह शुड बी सपोर्टिव ऑफ द एजुकेशन लर्निंग ऑफ द लर्नर्स इन जनरल। इसमें आता है सामान्य रूप से शिक्षार्थियों की शैक्षिक शिक्षा में सहायक होना चाहिए। जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आधारभूत संरचना होती है एक स्कूल की, वो बिल्कुल सहायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चे बैठे हैं, बारिश हो रही है और बच्चे भीग रहे हैं कि क्लासरूम में ही अंदर पानी आ रहा है, तो कहाँ से वो पढ़ाई होगी। तो वो एक अच्छा होना चाहिए कि जिसमें दोनों ही कंफर्टेबल हो, टीचर भी स्टूडेंट, टीचर भी अच्छे से पढ़ा सके, बच्चे भी समझ सके। या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मान लो एक हिस्सा टूटा हुआ है स्कूल का, वहाँ पे ही क्लास चल रही है, तो बच्चे अच्छे से नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है आधारभूत संरचना में। फिर है मैनेजमेंट यानी प्रबंध। क्लासेस शुड बी वेल मेंटेन्ड सो दैट द एजुकेशनल नॉलेज लिवरेज नॉट हैम्पर्ड, यानी कक्षाओं को अच्छी तरह से बनाए रखा जाना चाहिए ताकि शैक्षिक ज्ञान वितरण में बाधा ना आए। जो भी एक मैनेजमेंट होता है जो किया जाता है क्लासेस का, वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो किसी टीचर की 4-5 क्लासेस बिल्कुल एक ही साथ है कि एक क्लास खत्म हुई, फिर दूसरी है, फिर तीसरी, चौथी। तो एक मतलब अच्छे तरीके से प्रबंधन होना चाहिए कि उनको बीच में खुद के लिए भी थोड़ा टाइम मिले कि वो अगली क्लास को उनको जो पढ़ाना है, क्योंकि हर क्लास को हमें अलग-अलग पढ़ाना है, तो उनको जो अगली क्लास के लिए पढ़ाना है वो थोड़ा उसको देख लें और खुद का मन भी थोड़ा शांत कर सके। तो इस तरह का जो प्रबंध होता है, जो एक संस्था द्वारा किया जाता है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इसमें कोई डाउट? हेलो? जी। नो मैम। हाँ जी, ठीक है। आगे है फिजिकल एंड मटेरियल सोर्सेज यानी भौतिक एवं भौतिक स्रोत। ये ऐसे ही आ गया हिंदी में, इसको समझा देती हूँ मैं। Proper provision for the inclusion of relevant material in the classes and also appropriate and necessary technology should be used for conducting the classes for better understanding। यानी हिंदी में क्या है, कक्षाओं में प्रासंगिक सामग्री को शामिल करने के लिए उचित प्रावधान, बेहतर समझ के लिए कक्षाओं के संचालन के लिए उचित और आवश्यक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो भी कह सकते हैं कि जो भी फिजिकल सोर्सेज है, उनका एक सही तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए कि किस कक्षा को कौन से सोर्स की ज़रूरत है, उस हिसाब से सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जिस वजह से अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने लेवल के हिसाब से टीचर भी पढ़ा पाए और बच्चे भी उस चीज़ को समझ पाए। ये क्लियर है? मैम एक बार और बताएंगे क्या इसको? ठीक है। देखो, इसमें क्या आता है, फिजिकल एंड मटेरियल सोर्सेज यानी भौतिक एवं भौतिक स्रोत। देखो, हिंदी में देखते हैं। कक्षाओं में प्रासंगिक सामग्री को शामिल करने के लिए उचित प्रावधान और बेहतर समझ के लिए कक्षाओं के संचालन के लिए उचित और आवश्यक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। अब इसको कैसे समझेंगे? देखो, हाँ, कि इसमें हम पढ़ रहे हैं संस्था के बारे में, हम पढ़ रहे हैं कि संस्था किस प्रकार से प्रभावित करती है टीचिंग लर्निंग को। तो संस्थाओं में इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कक्षाओं का मैनेजमेंट है, कक्षाओं का जो संचालन है, वो अच्छे तरीके से होना चाहिए बच्चों के लिए भी। अब उनको जैसे-जैसे उनके होते हैं ना, आपके पीरियड्स बने होते हैं, एक टाइम टेबल बना होता है, तो उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए हर क्लास के लिए। कि इस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मान लो मैथ्स का हमने पहला पीरियड रख लिया, दूसरा साइंस का रख लिया, दोनों बहुत ज़्यादा समझने वाले हैं, तो उसमें बच्चों के दिमाग की खिचड़ी बन जाएगी। तो कुछ ईज़ी रख लिया, मान लो हमने पहला मैथ्स का रख लिया, दूसरा हमने थोड़ा ड्राइंग का रख लिया, जिसमें थोड़ा वो उनका माइंड फ्रेश हो जाए, वो थोड़े एक्टिव हो जाए। तो कक्षाओं का संचालन ऐसा करना है कि उनका थोड़ी समझ सही बनी रहे। ऐसा नहीं है बहुत ईज़ी-ईज़ी उन्होंने लास्ट में डाल दिए उनके पीरियड और बाकी पहले रख दिए, ठीक? उनका टाइम टेबल इस तरह से नहीं बनाना है। और जो-जो टेक्निक्स होनी चाहिए वो एक संस्था द्वारा दी जानी चाहिए, दोनों को, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, वो भी उनका प्रावधान किया जाना चाहिए सही ढंग से। समझ आया? मैम मैम इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं ना, जैसे लिखा है फिजिकल, अब इसका मटेरियल होना चाहिए। जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स गेम करा रहे हैं तो उनके पास हुँ। वो तकनीकी जो भी रहता है उनके पास होना भी चाहिए। जैसे कि
फुटबॉल करा रहे हैं, तो उसके पास बॉल भी होना चाहिए, और उनका जो टीचर है, कोच है, उनको भी वो नॉलेज होना चाहिए, ताकि बच्चे को सही से एक्यूमेंट के साथ करा सके। ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ, इस तरह से भी बोल सकते हैं, सही एग्जांपल दिया आपने, बोल सकते हैं। मतलब जो जो चीजें जरूरी होती है ना, आपने फुटबॉल का दिया, फुटबॉल भी होना चाहिए उनको। मान लो किसी को डांस वालों के लिए, उनके लिए म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। जो हमारे वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं उनके लिए वो चीजें होनी चाहिए। मतलब जो जो जरूरी है जिस क्लास के लिए, उस हिसाब से वो चीजें वहां पे उपलब्ध होनी चाहिए उनको। ठीक है। यस मैम, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। ये पढ़ा लूं क्योंकि टाइम भी हो गया, ये लास्ट है वैसे तो। पढ़ा दीजिए मैम। ठीक है। फिर है टीचर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, यानी शिक्षण प्रशिक्षण का अनुभव। इसमें क्या है, टीचर ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट एनहांसेस टीचर्स ट्रेनिंग स्किल्स, मास्टर न्यू नॉलेज, डेवलप प्रोफिशिएंसी, विच विल हेल्प टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। यानी ट्रेनिंग विल हेल्प द टीचर्स टू अंडरस्टैंड वेरियस डोमेन ऑफ लर्नर एंड प्लान लेसन एंड टीचर अकॉर्डिंगली। छोड़ो, अच्छे से इसको एक बार हिंदी में देखते फिर समझाती हूँ। शिक्षण प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षक के प्रशिक्षण कौशल को बढ़ाती है। देखो, जो एक टीचर ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है कि वो ऐसा नहीं है कि एकदम से उनको पढ़ाई ही दी जाए, मतलब पढ़ाने के लिए ही क्लास दे दी जाए। उसकी पहले ट्रेनिंग होती है, ताकि वो थोड़ा उसको उस चीज में एक्सपीरियंस हो कि हमें किस तरह से पढ़ाना है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें जो एक टीचर्स की स्किल्स होती है, जैसे हम कौशल कह सकते हैं, वो बढ़ जाते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक फ्रेशर होगा बिल्कुल, वो बिना ट्रेनिंग के वैसे तो होता नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, किसी ने ट्रेनिंग नहीं की है और एक ने टीचर ने ट्रेनिंग की है, दोनों में पढ़ाने में बहुत फर्क होगा। एक को एक्सपीरियंस होगा, एक को नहीं होगा। तो जो एक्सपीरियंस वाला होगा, ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस वाला टीचर, वो अच्छे से पढ़ा पाएगा, बजाय उसके जो बिना ट्रेनिंग के आया है। 1-2 साल तो उसको समझने में ही लग जाएंगे कि किस तरह से मुझे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या-क्या करना है एक कक्षा को सँभालने के लिए। ठीक? उसके बाद है नए ज्ञान में महारत हासिल कराती है, कि इससे हमें नया ज्ञान भी मिलता है, नए ज्ञान में हमारी महारत होती है। ठीक? दक्षता विकसित करती है, यानी प्रोफिशिएंसी। बिल्कुल उसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं। ट्रेनिंग करेंगे, परफेक्ट हो जाएँगे, बार-बार सीखेंगे, एक्सपीरियंस हमें होगा, तो हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएँगे और हम उस चीज़ को अच्छे से कर पाएँगे। किस चीज़ को? पढ़ाना। पढ़ा अच्छे से सकेंगे, ठीक है? टीचर की बात हो रही है यहाँ पे, टीचर ट्रेनिंग की, है ना? फिर है और जो छात्रों के सीखने को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। देखो, इसको वैसे भी समझ लो कि एक टीचर है, उसको बहुत सालों से वो पढ़ा रहा है, 8-10 साल हो गए उनको पढ़ाते हुए। तो उनको एक्सपीरियंस होगा, तो वो बच्चों को उनको मैनेज करना आएगा, एक क्लास को मैनेज करना आएगा। लेसन प्लान में उनको उतनी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी पहले पड़ती थी, पूरा बिल्कुल डिटेल में। अभी वो थोड़ा-थोड़ा भी ऊपर से शॉर्ट में भी बनाएँगे, तो वो समझा लेंगे बच्चों को। उनको क्लास को अच्छे से डिसिप्लिन में रखना आएगा। जो उद्दंड बच्चे होंगे उनको भी कंट्रोल करना आएगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सीखना, कि बच्चों को जो सिखाना है वो सिखा पा रहे हैं कि नहीं, वो उनको बहुत अच्छे से है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है बहुत सालों का। ठीक? फिर है प्रशिक्षण से शिक्षक को शिक्षार्थी के विभिन्न क्षेत्रों को समझने और उनके अनुसार पाठ और शिक्षक की योजना बनाने में मदद मिलेगी। हाँ, जब ट्रेनिंग होगी तो टीचर को पता चलेगा कि लर्नर कैसा-कैसा होता है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया जाएगा कि लर्नर यानी सीखने वाले या स्टूडेंट किस-किस प्रकार के हो सकते हैं। तो इस चीज़ का बारे में हमें पता चलेगा हमारी ट्रेनिंग में, अगर हम टीचर हैं और हम टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो, ठीक है? और उसके अनुसार पाठ और शिक्षक की योजना बनाने में मदद मिलेगी, यानी जो भी हम लेसन प्लान बनाएँगे, उस चीज़ में हमें ट्रेनिंग की बहुत मदद मिलेगी। हमें एक्सपीरियंस होगा, हमने पहले बनाए थे अपने ट्रेनिंग टाइम में, तो जब हम टीचिंग कर रहे हैं, अब हम टीचर बन गए हैं, तो वो उस चीज़ को बहुत एक सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा हमारी टीचिंग को, क्योंकि हम उस चीज़ को बेहतर ढंग से प्रेज़ेंट कर पाएँगे। ठीक है, ये समझ आ गया? जी। जी मैम। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इसमें? हेलो? यस मैम। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? नो मैम, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है। कोई जाएगा नहीं, है ना?
चलिए, अब आप लोगों से प्रश्न, ये भाग गए इतने सारे। हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है। बताइए आज हमने क्या पढ़ा। ओम प्रकाश योगी जी बताइए, हमने आज क्या पढ़ा। मैम हमने आज पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, जो शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, 7 कारक बताए गए हैं, जैसे कि टीचर है और जो लर्नर मीन शिक्षार्थी है, और ये सपोर्ट मटेरियल मीन सहायक सामग्री है, जो हमारा थर्ड पॉइंट था। फिर इंस्ट्रक्शनल से एक परफेक्ट से जो अनुदेशात्मक सुविधाएं जो है, ये हमारा चौथा पॉइंट था। और शिक्षक अधिगम वातावरण 5वां पॉइंट था, और संस्था ये 6वां पॉइंट था। और शिक्षार्थी प्रशिक्षण या अनुभव 7वां। तो इनके जो अंदर की जो हमने डिटेल है उसको अच्छे से पढ़ा, जाना, समझा। ये 7 पॉइंट्स हमने आज डिस्कशन किए हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, वेरी गुड ओम प्रकाश जी। अब बताइए, हाँ जी, अब बताइए जो टीचर है वो किस प्रकार से शिक्षण को प्रभावित कर सकता है। कौन बताएगा। नीता साहू जी बताइए। जी मैम। हाँ जी, एक टीचर किस तरह से शिक्षण को प्रभावित कर सकता है। एक टीचर अपने शिक्षण कौशल के माध्यम से अनुभव अनुशासन रखकर शिक्षण को प्रभावित कर सकता है। शैक्षिक योग्यता को उन्नत करके और अनुशासन और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे रखते हैं। हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा जो इनके पॉइंट्स छूट गए हैं वो बताएंगी पूजा अग्रवाल जी। मैम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाँ जी। और एटीट्यूड, नजरिया हम्म। और नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। हाँ जी, ठीक है। एक लर्नर किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ये कौन बताएंगी। ये बताएंगी किरण यादव जी, बताइए। मैम लर्नर को उसकी पहले की नॉलेज कितनी है ये चीज प्रभावित करती है, और उसकी अटेंशन इंटरेस्ट कितना है क्लास में, जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है उसे पढ़ना अच्छा लगता भी है कि नहीं लगता है, और गोल सेटिंग एंड एस्पिरेशन, और उसकी और ये उसकी इंटेलिजेंस लेवल उसका। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही। सपोर्ट मटेरियल के बारे में कौन बताएगा कि कैसे प्रभावित करेंगे। हैंड रेज कीजिए। नीलू सोनी जी बताइए। हाँ मैम। जो सहायक सामग्री होती है वो क्या होता है, शिक्षण है। जब वो शिक्षक पढ़ाता है बच्चों को, तो उस पढ़ाने को ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखें, इसके लिए शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब ये रहता है कि सहायक सामग्री में आप कैसी रणनीति बना रहे हो, शिक्षक कैसी रणनीति बना रहा है, वो कैसा क्लास है, कौन से स्टैंडर्ड के लिए वो रणनीति तैयार कर रहा है, ये प्रभाव डालता है शिक्षण में। दूसरा, छात्रों का भी उसमें किस तरह से वो उस शिक्षण सामग्री में इंटरेस्ट ले रहा है, उनको किस तरह की चीजों से समझ में आ रहा है, इसमें ये भी उसको इफेक्टिव डालता है। मतलब कि तो जो सहायक सामग्री होती है वो प्रभावी शिक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक क्या बोला जाए, महत्वपूर्ण मेथड होता है, और ये अच्छा होता है एक शिक्षण को प्रभावी बनाने के। हाँ जी, ठीक है। संध्या जी बताइए इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के बारे में कुछ। जी मैम, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज होता है वो एक इंस्ट्रक्टर को जो वो पढ़ा रहा है उसमें मदद करता है। जैसे कि वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो तो उसे मोर इफेक्टिव बनाने के लिए वो जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में, जैसे आपने लाइब्रेरी बताया या कोई प्रोजेक्टर होगा, कोई फिल्म होगी या कोई इंटरनेट का यूज होगा, ये सब उसे हेल्प देंगे। ये होगा इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। हाँ जी, ठीक है। पारिका जी आप बताइए टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में। जी मैम,
मैम टीचर को एक अच्छा वातावरण देना चाहिए बच्चे को। और अच्छा। जैसे कि मान लो कि बच्चा नहीं कर पा रहा है तो टीचर को बहुत डांटना मारना नहीं चाहिए, थोड़ी देर सजा देना चाहिए, वापस उसको प्यार से समझाना चाहिए। अच्छा, ठीक है जी। फिर अगला कौन बताएंगे? सुनीता जी बताइए संस्था के बारे में कुछ। मैम जैसे इसमें बोला गया था फिजिकल से रिलेटेड कि अगर किसी बच्चे को या फिर स्कूल में हो गया कि बच्चों को उसको सिखाना है कुछ चीज के लिए गेम वगैरह, तो उसमें उनके पास इक्विपमेंट होना चाहिए किसी चीज को कराने के लिए, ताकि बच्चे को भी सही सही से समझ में आए, और जो ट्रेनर रहे कोच रहे उनको पूरी तरह से उस गेम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नए भी और पुराने भी। हाँ जी, ठीक है। यूजीरे जी आप बताइए टीचर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बारे में। टीचर ट्रेनिंग में ये रहता है जैसे कि अगर कोई एक नया टीचर जिन्होंने जस्ट अभी पढ़ाई करी है लेकिन कभी पढ़ाया नहीं है, तो वो बच्चों की साइकोलॉजी कि वो कैसे बच्चों को समझे और कैसे वो बच्चों के साथ अपना तालमेल बिठाए, चाहे वो भाषा को लेकर हो, चाहे वो उनकी प्रीवियस नॉलेज को लेकर हो, चाहे उनकी एक अपनी एक समझ होती है बच्चे की कि वो स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है, उन सब चीजों को धीरे धीरे वो समझता है। प्लस वो इंफ्रास्ट्रक्चर को समझता है कि आसपास बच्चों को कैसे बिठाया जाए, दूर है तो उनके पास कैसे जाया जाए, अगर बच्चे नहीं समझ रहे तो उनके हाव भाव से समझा जाए। ये इस तरह के कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं जो ट्रेनिंग के अंदर धीरे धीरे उनको सिखाए जाते हैं कि आप ऐसे धीरे धीरे समझो, बच्चों को समझो। और इन्वायरमेंट में यानी कि अगर हम कहें कि किसी एक एरिना में अगर हमने बच्चों को बिठा रखा है, तो बच्चे किस तरह से वो कंफर्टेबली उस चीज को देख रहे हैं या सिर्फ वहां पे अपना एंजॉय कर रहे हैं। प्लस हम अगर देखते हैं कि बच्चे इंटरेस्टेड रहे, एक कम्युनिकेशन टाइप बना रहे बच्चों के साथ, बच्चे आउट ऑफ द कास्ट अपने आउट ऑफ द बॉक्स अपने को ना समझे कि मैम हम पे ध्यान नहीं दे रही हैं या चलो छोड़ो रहने दो। इस तरह से टीचर को हमेशा बच्चों का ध्यान अपनी तरफ रखना भी चाहिए और उनका ध्यान एज अ टीचर एज अ मदर भी रखना चाहिए कि उनको कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, अगर बुरा कर रहे हैं तो कैसे समझाया जाए, अच्छा कर रहे हैं तो शाबाशी कैसे दी जाए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही। क्लोजिंग प्रेयर अनीता जी, क्लोजिंग प्रेयर करवा देंगे आप कैमरा ऑन करके। अनीता जी आवाज आ रही है मेरी? यस यस मैम, हाँ हम जी, बिना कैमरा ऑन किए करवा देती हूँ बस। कोई बात नहीं, ऐसे कर लीजिए, ऐसे करवा लीजिए। ठीक है, कम सभी लोग सीधे बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ जोड़ के ध्यान लगा के हम लोग प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शांति शांति शांति। हाथों को घर्षण करते हुए आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे नेत्रों को खोलें। थैंक यू अनीता जी। पारिका जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। थैंक यू मैम। हरिओम। हरिओम। सभी को फीडबैक दे दीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ होने दीजिए, कोई फीडबैक हो तो।